हे गाइस, वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए एनटी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। कौन से? 2021 के सेकंड वाला जो पेपर आता है मैथ्स का, वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 21 से लेकर 42 21 से 42 क्वेश्चन करने वाले हैं। और बेसिकली मैं पेपर सॉल्यूशन आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं आपको अप्रोच सिखा सकूँ, ठीक है ना, कि पेपर में किस तरह से आपको करना है। क्योंकि जो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो अभी तक आप सीबीएसई में पेपर देते हुए हैं या फिर आईसीएसई कोई से भी बोर्ड हो आपका, उस पेपर में आप 3 आवर्स में 30 क्वेश्चन को करते थे और यहाँ आपके पास 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वे अप्रोच जो है वो आपकी वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चनों को सोचना पड़ेगा, जिससे क्या हो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। अगर पसंद आएंगी तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरी यूज़र आईडी है, कौन सी, लोन वुल्फ _68_। आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसकी स्क्रीनशॉट ले, वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं। या फिर आप कोई घर में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के वहाँ पे उसकी जो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच होगी मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि किस तरह से सोचना है, ठीक है। तो विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों को मेरी वीडियो 2009 या 2019 का पेपर सॉल्यूशन डाले थे, वो आप लोगों को बहुत पसंद आए और ये एक टोटली एक मोटिवेशन था, ठीक है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या था, मोटिवेशन है आपके कमेंट्स, ठीक है ना। और एक और चीज़, यहाँ पे जो टेलीग्राम था मेरा, हमारा टेलीग्राम जो मैं पिछले कई टाइम चला रहा था, जिसमें 600 प्लस मेंबर्स थे, ठीक है ना, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, उस पर कॉपीराइट लग गया। इसलिए अभी कोई भी टेलीग्राम मेरे पास अभी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज 21 क्वेश्चन से, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मुझे, कौन सी, 3x² इज इक्वल टू k² प्लस 5k x 3k² माइनस 5k इज इक्वल टू 0। बोला है क्या, रियल रूट्स है। कैसे रूट्स हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्या है, रियल रूट्स है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसके क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मतलब सपोज अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट है जो आपस में इक्वल है एंड अपोजिट साइन। इसका मतलब क्या है कि अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा है। यहीं से मुझे एक चीज पता चली कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो मुझे यहीं से पता चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसने पूछा कि के की वैल्यू इनमें से कौन सी लाई करेगी। तो पहली चीज देखो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम पे दो चीजें होती है। एक तो होती है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, सम ऑफ फ्रूट्स। दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीजों से हम काम करने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज, मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आपको समझ आए। देखो, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए होती है कि नहीं होती। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है ये तो जीरो के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है। तो इसका मतलब है, इसको अगर मैं जीरो लूँ तो माइनस बी बाई ए, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो बी होगा वो जीरो होगा। और बी जीरो होने का मतलब क्या है कि के² प्लस 5k ये जो है ये जीरो होगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू जीरो और k की वैल्यू -5। तो यहाँ पे तो हमें साफ साफ मिल गया कि k की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, k की वैल्यू -5 हो सकती है। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो लीव इट। अब जरा सा दूसरी जगह चलते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे हम कहते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, कोई दिक्कत।
अब मैं यहाँ पे बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देता हूँ, ठीक है, बीटा की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखी है। अब देखो भाई अल्फा स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, है ना। यहाँ पे मैं एक और चीज कह सकता हूँ कि या तो जो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना, ये क्या एक नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो माइनस सी बाई ए है, सी बाई ए था, सी बाई ए की कोई वैल्यू थी, वो हमेशा क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। तो यहाँ से मैं इस चीज इस कंडीशन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि नेगेटिव है, अल्फा स्क्वायर को छोड़ दो, बस ये देखो कि बाई सी बाई ए जो है वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, ठीक है। तो जब नेगेटिव लगा तो ये साइन हम हटा देते हैं, ठीक है। तो सी बाई ए की जो वैल्यू होगी ना, या फिर आप यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम कि ये अल्फा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा लेकिन नेगेटिव रहेगा, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो मतलब मैं यहाँ पे से ये कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, हमेशा जीरो से छोटा होगा, ठीक है। जीरो से छोटा होने का मतलब है सी इज लेस देन जीरो, ठीक है, क्योंकि ए क्या है, ए थ्री है, तो थ्री से कोई लेना देना नहीं है। तो जब सी इज इक्वल टू लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे से हम सी की कंडीशन निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सी के आगे निकाल रहा हूँ, सी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, थ्री के कॉमन ले लिया, के थ्री के माइनस फाइव इज इक्वल टू इज लेस देन जीरो। अब कोई दो चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो से नीचे है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से क्या निकालेंगे, जो के होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव, और दूसरी कंडीशन से आ जाएगा के इज लेस देन फाइव बाई थ्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे पता चल गया इस वाली कंडीशन से, तो मुझे ये मिल रहा है कि जो के है वो जीरो से बड़ा है और फाइव बाई थ्री से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे अब बोलोगे आप, यहाँ पे देखो ये मिल चुका है, क्या ये आंसर होगा, नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट वाले उससे हमें एक कंडीशन तो ये मिली ना, ये वाली, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो है, के इज इक्वल टू जीरो और के इज लेस देन फाइव। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं है जिसमें के इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू माइनस फाइव और ये वाली रेंज आपको मिल रही है, तो क्या आ जाएगा, नो सच डेटा ऑफ द वैल्यू ऑफ के इज एग्जिस्ट, ठीक है। लास्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रिक या फिर कोई कॉन्सेप्ट और क्यों नहीं लगाया, हम के की वैल्यू क्यों नहीं मान पाए, क्योंकि यहाँ पे रेंज दी हुई है, ठीक है ना। मैं अगर या तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कुछ चीज़ मानूंगा तो रेंज के अंदर माननी पड़ेगी, तो लेकिन फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ना छेड़ें, ठीक है। जहाँ पे जर्नलाइज हो, एन वगैरह दिया हो, कुछ दिया हो, वहाँ पे हम जर्नलाइज चीज़ों में छेड़ सकते हैं। बाकी हर जगह पे जहाँ पे रेंज है थोड़ा दिमाग यूज करना है, ठीक है ना, कहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे इसने तो वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे इसने सिर्फ के का कुछ और बोलता, के की वैल्यू कितनी है या कुछ और चीज पूछे, तो मैं के की वैल्यू मान सकता था, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। भाई देखो, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, पेपर के बीच में आप लोग इस चीज को पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो आपके पास कितने 120 क्वेश्चन है ना। 120 में से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 60 तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक नज़र में थोड़े से इजी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, है ना। और 30 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एनडी का पेपर दे रहे हो तो आपका काम क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिफिकल्ट में बेफालतू अपना टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप इजी टू मॉडरेट को क्वेश्चन को करो। अगर टाइम बचता है तब जाके आप डिफिकल्ट में आओ, अदरवाइज आपका काम क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होना पड़ता है, मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, वो आप ऐसे नहीं कर सकते हो।
और ये मॉडिफिकेशन का मतलब है जिसका दिमाग वहाँ पे उस मोमेंट पे चल गया, ठीक है, वही वो क्वेश्चन कर सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि हर कोई वो क्वेश्चन कर पाएगा, इसलिए मॉडिफिकेशन का जिसका दिमाग चला उसको फायदा हो गया, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो इजी और मॉडरेट है, एक नज़र में आपको देख के लग रहा है कि हो जाएगा, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बाकी क्वेश्चन छोड़ते हुए चले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर को 2-3 बार करो और पेपर को हमेशा 2 से 3 बारी में सॉल्व करो, वो सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, बाद में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे वापस आओ, होप्स आपको मेरी बात समझ आई किस तरह से पेपर करना है। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। अब मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, देखो ए एन पता कैसे चलेगा, देखो कि यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओके। तो जैसे कैसे पता चलेगा कि हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखो जब मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैंने किस तरह से सिखाया है, देखो यहाँ पे एन है, जनरलाइज फॉर्म है, तो आप बोलोगे कि सर ने तो जनरलाइज फॉर्म सिखाया या भैया ने जनरलाइज फॉर्म सिखाई है, तो मैं एन की जगह क्या रखता हूँ, 1 रख के देखता हूँ, तो ए वन बोलोगे आप 1, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आपने कहा 2, तो मैंने कहा 2 और 2 का फैक्टोरियल, तो ऐसे करते गए हम 10 तक, तो आएगा 10, 10 का फैक्टोरियल, अब क्या मिल रहा है, इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 1, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, अब क्या करें, ठीक है, यहाँ पे फंस गई गाड़ी, है ना, यहाँ पे फंस गई गाड़ी, अब क्या किया जा सकता है बताओ। तो यहाँ पे अब रुक गई ना हमारी गाड़ी, अब हमको कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है, ना मुझे आ रहा है ना आपको आ रहा है, तो पता कैसे चलेगा क्वेश्चन करना कैसे, तो वो मांगते हैं नॉट मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसलिए एक नज़र देखो क्वेश्चन को, अगर आपको लग रहा है कि आपने देखा है या आपको आइडिया आ रहा है कैसे करना है, तभी उस क्वेश्चन को छेड़ना है, अदरवाइज लीव, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आपका दिमाग कुछ सेकंड में क्वेश्चन की करने का तरीका पकड़ पाया तो करना है, नहीं तो छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो इसको करने के लिए क्या है, हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब मॉडिफिकेशन क्या करनी पड़ेगी, हम ए एन लिखता हूँ, यहाँ पे एन एन फैक्टोरियल है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एन माइनस वन, एन प्लस वन, एन माइनस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, होगी तो यही बात ना, यही होगी एन एन फैक्टोरियल, बात तो यही हो रही है। अब इसको क्या लिखा मैंने, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। अब ये वाला जो है ना दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा माइनस एन फैक्टोरियल। अब करो, अगर मैं ए वन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल, ए टू लिखूंगा तो ये आ जाएगा क्या आपका 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जब 10 तक जाओगे तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, और ये 10 से ऊपर वाले 10 से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 11 फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, अगर आपका दिमाग में कुछ मोमेंट में पकड़ लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 120 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ छूटेंगे ही, बस आपको अप्रोच ये रखनी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करो, अटेम्प्ट कर पाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्या बोला हुआ है, P and Q are the two non-zeros roots of the equations, ठीक है। अब नॉन जीरो है भाई, P भी नॉट इक्वल टू जीरो एंड Q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो है दोनों रूट, ठीक है। अब ये बोल रहा है पी क्यू क्या रूट है, अब जब पी क्यू रूट है इसका मतलब क्या, दो बातें, पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड पी क्यू जो रूट है वो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, देन हाउ मच पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू, देखो यहाँ पे p प्लस क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आएगी, माइनस पी डिवाइडेड बाई एन 1, और दूसरी यहाँ पर जाएगा p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 1, क्यू से क्यू कटा, p की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे हो जाएगा q की वैल्यू माइनस 2p हो रहा था और q की वैल्यू माइनस 2, तो q की कितनी वैल्यू आ रही, 1 वैल्यू आ रही, क्या आ रही, q की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस 2। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
अब आया डिटर्मिनेंट। देखो दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी कभी डिटर्मिनेंट है, आप देखो यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे ये सब है, तो मुझे कुछ लेना देने का मतलब ही नहीं है, मैं सीधे चाहूँ तो वैल्यू मान सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसी तो वैल्यू तो मानूंगा नहीं कि मैंने ए बी सी डी एफ सबको वन वन कर दिया। दो रो अगर सेम हो गई तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा और आपका आंसर आने का है नहीं। इसलिए क्या करो, इसको बचने का तरीके से मैंने क्या माना है, मैंने ऐसे रखा, देखो ए एफ जी, मैंने ए एफ और जी को माना मैंने जीरो। ठीक है, बी डी, बी डी आई मिटा देता हूँ नहीं तो पता नहीं चल रहा है, तो मैंने क्या माना बी डी आई, इसको मैंने वैल्यू दे दी वन, बी डी आई इज इक्वल टू वन। फिर क्या बचा आपका, देखो ए एफ और जी तो मैंने दे दिया, पी डी आई और क्या बचा हुआ सी ई एच, इसको मैंने दो दे दी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से देखिए तो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, जीरो वन टू, डी की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी वन, ई की वैल्यू टू, जीरो, जी की वैल्यू जीरो, एच की वैल्यू टू वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लाइन भी कॉमन नहीं हो रही है और आपका डिटर्मिनेंट आ भी गया। ठीक है, अब आप चाहो तो सीधा एक्सपेंड कर लो। ठीक है ना, तो किसके इस वाली इक्वेशन की तरह एक्सपेंड कर लेते हैं, तो मैंने सीधे ये वाली एक्सपेंड कर ली, तो ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस वन। ओके, और ये लाइन कट जाएगी, ये लाइन कट जाएगी, वन वन जब वन और टू टू जब फोर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है माइनस तीन प्लस तीन। ओके ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम अगर हम करें तो डेल की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे से बचेगा माइनस तीन और माइनस तीन पॉजिटिव तीन। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आपने मानी ना, ये डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्टली पुट करोगे डी की वैल्यू ई की वैल्यू, तो नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा, वो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री जीरो जीरो, ठीक है, सिक्सटीन एटीन ट्वेल्व, ओके, फाइव फिफ्टीन और सिक्स, इस तरह के इक्वेशन बनेगी। अब इसको एक्सपेंड कर लो तो ये आ जाएगा थ्री इंटू सिक्सटीन जब 108 माइनस ऑफ 12 180, एंड दिस बिकम 72 इंटू ऑफ माइनस 72। ठीक है, इंटू थ्री दे देते हैं। अब देखो थ्री तो आपने उल्टा यहाँ पे डेल्टा माना ना, तो माइनस 72 डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई। रेस्ट ऑफ द और क्या कर सकते हैं आप लोग, देखो और क्या कर सकते हैं, ये तो आपने मैंने बता दिया कि आप नंबर पुट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, बाकी आप अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ये किस तरह से बन जाएगा, थ्री डी थ्री ई थ्री एफ, ठीक है, और फोर ए फोर बी फोर सी सिक्स जी सिक्स एच सिक्स आई, फिर यहाँ पे प्लस का हो गया, फिर फाइव जी फाइव एच फाइव आई, इस तरह से सॉल्व करते हुए थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग अलग करने के बजाय सीधे जनरलाइज फॉर्म में आप मान के क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने 2009 के पेपर में भी ये सब सीखा होगा आपने मेरे से। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि ये तीन जो है ये क्या है एचपी में है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। अब देखो भाई, अगर आप चाहो तो आप क्या करो, जो फॉर्मूले हैं वो लगाते रहो, और अदरवाइज मेरी तरह करना है तो मुझे पता है कि जो बी प्लस सी, ठीक है, और सी प्लस ए और ए प्लस बी में ये कहा है कि एच मतलब ये अगर ये एच पी में है भाई, तो इसका मतलब है जो ये तीन होंगे ये किस में होंगे, ए पी में होंगे। आपको पता है ना एच पी क्या होता है, वन बाई ए पी, तो ये सब ए पी में होंगे तीनों। अब ए पी में मुझे पता है तो मैं अपने हिसाब से वैल्यू मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ उसकी टू है, इसकी फोर है और उसकी क्या आ जाएगी सिक्स हो जाएगी, क्योंकि ए पी में है ना तीनों के तीनों, मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। तो अब मुझे क्या निकालनी है, ए बी सी की अगर मुझे निकालनी है, ए पी में है तो इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर इन तीनों में से कोई भी टर्म का दुगना दो टर्मों के सम के बराबर होगा, बस बोलने वाली बात ये है। ठीक है ना, होप्स आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
तो अगर मैं इन तीनों को देखूं दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, निकालने के तीनों को ऐड कर दूँ, तीनों को ऐड कर दूंगा तो 2 a+b+c आ जाएगा, 6 4 10 2 12, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा तो आपका 6, तो हो जाएगा a+b+c इज इक्वल टू 6। अगर a+b+c इज इक्वल टू कितना है, 6 है, तो यहाँ पे b+6 2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। a+c अगर तो आपका 4 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और जब a 4 हो गया, b 2 हो गया, तो c कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई c, b और a 0 2 4 ये क्या है, AP में। तो जो कंडीशन पहली वाली क्या हो गई, ट्रू हो गई, दिस इज ट्रू। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि जीपी में आपने ऑलरेडी वैल्यू तो मानी है, ये आ जाएगा आपका b² क्योंकि c तो 0 है, ये आ जाएगा a² और ये आ जाएगा a+b का होल स्क्वायर। क्या ये जीपी में होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो b² की वैल्यू 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, ठीक है 1/4, लेकिन यहाँ पे करोगे जगह 36, ये तो बन रहा है 1/9, लेकिन ये 1/9 सॉरी 9 आ रहा है, लेकिन ये 9 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये जीपी में नहीं था। देखो कितना इजी पड़ गया ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग, या फिर आप बोल सकते हो हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जर्नलाइज चीज़ है। अब उसने हमको कोई कंडीशन नहीं दी कि ए बी रिस्ट्रिक्ट है, ए की वैल्यू इतनी नहीं ले सकते, बी की वैल्यू इतनी नहीं ले सकते। जब जनरलाइज फॉर्म है तो मैं कुछ भी लूँ, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और इसमें से बोला है कि जो ए है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। ए जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। देन ये आपसे पूछा कि ये बताओ ये क्या है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आप चाहो तो 1 मान लो, तो मतलब 1 अगर तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर ए मतलब जो ए होता है नेचुरल नंबर होता, तो ए इज इक्वल टू 1011 होता, ठीक है। अगर ए की पावर 1 होती, ठीक है ना, तो मैं बोलता यहाँ पे कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता, तो ए कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ए की पावर 1 रखी, ठीक है, तो ये आ गया 1। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, A2 रख रहा हूँ। मैंने ए इज इक्वल टू 1 मान दिया, नेचुरल नंबर था ना, तो मैंने ए इज इक्वल टू 1 माना, तो 1। मगर A2 अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1011 और साथ में इसको जोड़ो 1011, यही तो करना है, और कुछ करना है क्या, नहीं। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया A2 को, तो मुझे पता चला 1 1 का यहाँ पे से आएगा ना, तो ये देखा 1 1 का 1, बाकी +0, ठीक है। फिर ये आएगा इधर 1 1, यहाँ आ जाएगा 2, फिर आएगा 0 0 का 0 एंड 0 1 का 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब A2 आया ना, जब A1 मैंने माना तो 1 आया था, A2 माना तो 2 आया। चलो A3 भी करके देख लेते हैं एक बार। A3 करके देखा कि मैंने कहा 1 2 0 1 इंटू 1 1 1 1 0 1, ठीक है। ये ए क्यूब हो जाएगा, A² इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, देखो 1 3 0 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जितनी पावर चल रही है ना दोस्तों, है ना, उतनी ए की वैल्यू आ रही है। तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब अगर मैं 100 रखूँगा तो अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 100। अगर 50 रखूँगा तो अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 50। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि आप लोग समझ पाओ, ठीक है ना। इस बात से तो आप समझ गए होंगे ये क्या इसे हम बोलते हैं, ये क्या हो रही है, जनरलाइजेशन या जनरलाइजेशन हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे जनरलाइज होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि अगर मैं ए की पावर 100 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1 100 0 1। अगर ए की पावर 50 लिखूँगा तो बोलोगे 1 0 51। अगर मैं ए की पावर 25 लिखूंगा तो यह देगा 1 25 1 0 1। अब डाल दीजिए इसमें, ठीक है। जैसे ही आप इस वाले में सारी की सारी वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। ये आएगा -2, ठीक है, 0 0 -2, ठीक है। अब जब ये आपकी जो वैल्यू आएगी इसकी, ये जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो -2 कॉमन ले लिया, और बाकी जो अंदर बचेगा 1 0
0, ये क्या है आई, ठीक है, तो हम -2i बोलेंगे, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा -2i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करने के लिए फ्री है, ठीक है ना, और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक डिटर्मिनेंट आया है, और डिटर्मिनेंट कैसा है, इसमें ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, इसमें मुझे बस ये बोला है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू, देखो इसने यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि जीरो नहीं है, और कुछ भी हो सकता है बट जीरो तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं है जीरो तो नहीं है, मैं कुछ और मान लेता हूँ, तो मैं क्या मान लेता हूँ, जीरो ना मान के कुछ और मान लेता हूँ। मैंने कहा जैसे, मैंने कहा मैं ए को 1 मान लेता हूँ, बी को 1 मान लेता हूँ, और सी को 2 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए दिक्कत, तो ये आ जाएगा 1 -1 -1, बी की वैल्यू -1 1 -1, सी की वैल्यू देखो सी 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ए 1 है, बी -1, ए से 1 से -1 कटा, यहाँ जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे -1 b1 पॉजिटिव कटेगा -2, एंड यहाँ पे आ जाएगा -2 का 0, ठीक है। आप चाहो तो आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, यहाँ पे से माइनस करके इधर कर लो या फिर कुछ कर लो, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली पहली रो को दूसरी रो के साथ क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर कुछ इस पर कुछ भी कर लो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सीधे माइनस कर लेता हूँ ताकि ये ऐड हो जाए, सीधे माइनस करेंगे। तो मैंने इस वाली रो को उठाया और इसमें क्या कर दिया, वो कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, या फिर आप इस वाले को भी कर सकते हो, मर्जी आपके, कुछ भी करो आप। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे से कर लेता हूँ, मैंने पहली वाली रो को दूसरी वालों में माइनस कर दिया, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो 1 -1 इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस करके यहाँ जाएंगे तो -2, ये माइनस माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव 2, और ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, दिस इज 0 -2 एंड -2। अब कर दो इसे एक्सपेंड, तो ये हो जाता है -1, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, 2 2 जा 4, पॉजिटिव का 4 आ जाएगा, एंड 2 2 जा 4, पॉजिटिव 4, ओके, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये कितना आ गया -8, ऑप्शन में नहीं हमारे साथ, कहाँ पे गलती है। अच्छा, यहाँ पे माइनस के भी, ठीक है, तो माइनस के इंटू 2 2 वन जा 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0, -2 के इज इक्वल टू 0, -2 के इज इक्वल टू 0, एंड +2 हो जाएगा, 2 के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू -4 आ रही है, तो -4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी प्लस माइनस सी का कोई लेना देना नहीं है, पूरा जनरलाइज फॉर्म है, तो आप लोग कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे टू की जगह ना 1 डाल दो, फिर भी के की वैल्यू -4 ही आएगी, ठीक है ना। करके देख लो, बस जीरो नहीं पुट करना है, जीरो पुट नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। 1 पुट करके देख लेना, मैंने 2 रखा, आप 1 रख लेना। मैंने बस वैल्यू अलग इसलिए रखी है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू 2 इसलिए रखा क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जब आप वैल्यू वैल्यू सेम पुट करते हो ना, तो कई बार कुछ एरर हो जाती है, ठीक है ना। एरर इन द सेंस कभी कभार सेम ऑप्शंस मैच करना शुरू कर देते हैं, क्या पता है कुछ ऑप्शंस एकदम सेम हो, तो उस वजह से बचने के लिए हम थोड़ा सा दो वैल्यू सेम है तो तीसरी वैल्यू डिफरेंट ले लो। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे 1 1 1 करोगे तो 1 1 से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर आएगा, चाहे तो आप ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 बोला है, और कहाँ तक जा रही है, n फिट प्लस 7 i की पावर n। कहने का मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो सीधे बोल सकते हैं i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन i की पावर 8 n प्लस 7। भाई ये क्या, ये जो सीरीज चल रही है किसमें, जीपी में है सीरीज, ठीक है, और एक फाइनाइट टर्म भी है और सम भी है बीच में। तो हम जानते हैं समीशन, जीपी का समीशन क्या होता है, ठीक है, जीपी का समीशन वाला फॉर्म है ना। तो क्या होता है, ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, आई है, ए की पावर देखो भाई, ए क्या है, आई है, आर की पावर क्या है, आई है, ठीक है। नंबर ऑफ सीरीज कितनी है, 8n प्लस 7 है, -1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर क्या है, आर की पावर है आई, क्योंकि आप जब वो आर निकाल रहे हो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाय आई, तो आई आ जाएगा, ठीक है ना, आई -1।
इसको सॉल्व करना है। भाई देखो आपको पता है कि आई की पावर जो 4 होती है ना वो अपने आप को रिपीटिव करती है। तो इस वाली 8 एंड 7 को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और ये सात में से 4 यहाँ से चला जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, आई इज इक्वल टू I3 - 1 डिवाइडेड बाई I-1। कोई दिक्कत आपको? अब इसी को मैं लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आई की पावर 3 है तो आई की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, ठीक है, माइनस आई बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा -आई, ठीक है ना, -I - 1 अपॉन I-1। अब देखो ये वाला आई जो बाहर है मैं इसको अंदर डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा -आई स्क्वायर माइनस ऑफ आई डिवाइडेड बाई I-1। अब ये जो आई स्क्वायर है क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब -1, और ये बन जाएगा +1। तो इसको मैं ग्रीन कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये हो जाएगा देखो आई स्क्वायर ना, ये वाला आई स्क्वायर, ये वाला आई स्क्वायर, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा आई, और नीचे क्या है I-1। तो जब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना, इस तरह से हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और मुझसे बोला है कि ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको ये जेड वाली चीज़ें नहीं पता है, ठीक है ना, सपोज आपने इनके बारे में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आप हमेशा जब भी इस क्वेश्चन में तो आपको गिवन है, लेकिन कभी भी आपको जेड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप हमेशा पेपर में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई के टर्म्स में लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो जेड जेड एंड जेड का बाहर, तो इसका मतलब है एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, इन दोनों को करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जेड, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे ये भी हट जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 4 करूंगा, यहाँ पे जेड प्लस जेड बाहर है, तो मतलब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस कर जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और -48 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 8x माइनस ऑफ 48 इज इक्वल टू 0। चाहे तो 2 हटा लो, कॉमन कर लो, और ये बनती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो आंसर इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, होप्स आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट कौन सा होगा इनमें, सिंपल बात है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं ए और ए बी को रियल नंबर, यहाँ पे देखो साफ साफ बोला है, क्या बोला हुआ आपको कि ए जो और बी है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। भाई अब उसने फिर से मुझे फ्री हैंड दे दिया ये बात बोल के कि मैं ए की कुछ भी वैल्यू मान सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं इसी फॉर्मूले से चलूँ। तो ए और बी की जब रियल वैल्यू दे दी तो मैं मान लेता हूँ कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत, ठीक है। या फिर ए की वैल्यू 2 ले लो, तो जैसे ही मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 0 लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। मतलब इस वाले की जो इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, और इसका स्क्वायर रूट करूँगा 4 का, तो आप बोलोगे 2 आंसर है। तो ऐसा ऑप्शन जो 2 दे दे वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे B0 ये आ जाएगा 1 1 2, ये 2 दे रहा है तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे करोगे 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे 3 4 ऑप्शन क्या देने लग गए, क्या देने लग गए, 2 2 2 2 देने लग गए, ठीक है। तो तीन में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे ना, मैं ए की वैल्यू 2 रख देता हूँ और बी की वैल्यू 0 रख देता हूँ। जैसे आप ए की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 4 32, ये कितना आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 8, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आप बोलोगे 2√2। तो ऐसा ऑप्शन इनमें से कौन सा है जो 2√2 देगा, जब कब, जब a इज इक्वल टू 2 होगा।
तो इजिकल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये 2√2 दे रहा है, इस वाली कंडीशन में 0, ये तो पहले भी डिलीट हो चुका था। यहाँ पे करेंगे तो b को 0 माना और a को मैंने 2 माना, तो क्या ये तो 4 दे रहा है, क्या पॉसिबल है? नहीं, ये भी 4 दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या 2√2, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट था। होप्स आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको बोला है आपके पास क्या 4 डिजिट है, ठीक है, 3, 5, 7, 9। इसमें बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। भाई यहाँ पे आपको 4 डिजिट दी हुई है, लेकिन आपको बोला कि आपको 5 डिजिट का नंबर लेने कहना है, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर फाउंड बाय दीज डिजिट इन विच ईच ऑफ दीज 4 डिजिट अपीयर। ऐसी 5 डिजिट बना जिसमें चारों के चारों डिजिट अपीयर हो, ठीक है। भाई नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज 5 डिजिट के नंबर को बनाने का क्या होगा दोस्तों? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, पहली कंडीशन, जब इस 5 फैक्टोरियल में 3 बार जो 3 होगा वो कितनी बार आएगा? 2 बार रिपीट हो, सपोज 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये जब 3 रिपीट हुआ, इसी तरह क्या होगा दूसरी कंडीशन में, जब 5 2 बार रिपीट हो रहा होगा तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 2 बार रिपीट हो रहा है। तीसरा करेंगे, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये कब? जब 7 2 बार रिपीट कर रहा होगा। चौथा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जब 9 दो बार रिपीट कर रहा होगा। अब ये टोटल पॉसिबिलिटी केसेस है जिनको हम करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 60, 60, 60 और 60, दैट इज 240 वेज ऐसे हैं जिसमें क्या होगा आपका, मतलब एक नंबर को 2 बार रिपीट करके 5 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। होप सो समझ आया होगा आपको। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब पूछा हाउ मैनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स मतलब अलग अलग exist with all 4 entries taken from 1 and 2। 1 and 2 में कितनी एंट्रीज लेके कितनी मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट मैट्रिक्सेस बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो ये पूछ रहा है कितनी बन सकती है। तो देखो भाई सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और चारों की चारों एंट्री तो ए बी सी डी, ये भाई ए कितनी एंट्रीज ले सकता है? 2 एंट्रीज ले सकता है, 1 एंड 2, मतलब 2 एंट्रीज ले सकता है। ये कितनी एंट्री ले सकता है? ये भी 1 एंड 2 2 एंट्रीज ले सकता है। ये भी 2 एंट्री ले सकता है, ये भी 2 एंट्री ले सकता है। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे ये सब 2 2 ले सकते हैं। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हर नंबर 2 2 की वो ले सकता है, ठीक है। ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? तो 2 की पावर 4, दैट इज 16 मैट्रिसेस। होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कॉम्प्लेक्स की वैल्यू है, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी वैल्यू डज, ये कितनी ले सकता है फॉर एन बिलोंग टू द इंटीजर। इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो ये कितनी वैल्यू ले सकता है। देखो भाई सिंपली बात है, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी रेशनल या डेसिमल वाली बात नहीं है सीधे। तो आई की वैल्यू -2 की पावर एन दिख रही, तो मैं आई की पावर 2 अंदर ले लेता हूँ, एन को ले लेता हूँ, तो ये माइनस कितना देता हूँ? आई की पावर ये ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं आई की स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो इसको इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय आई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल डिट्टो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/-1, दिस इज ऑल्सो -1, ठीक है। तो मैंने -1 लिख दिया, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी? एन। एन क्या? इंटीजर। इंटीजर होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एन है, अगर एन क्या होगा भाई? इवन होगा, और एन क्या होगा? ऑड होगा। अगर ऑड हुआ तो ये 1 देगा, नेगेटिव 1 देगा, और पॉजिटिव वो इवन हुआ तो पॉजिटिव 1, तो कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके पास डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पे ए बी की वैल्यू कुछ लेना देना है नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या मान सकते हैं? अपना फ्री हैंड है हमारे पास, और फ्री हैंड का मतलब है हम इसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं सी को मान लेता हूँ 0 सपोज, ए को मैंने 1 माना और बी को मैंने 2 माना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2,
एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हमने मानी है 2 और सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू -2 और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि सी अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब यही जो वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू डिटरमिनेंट में डाल दो तो ये आएगा 1 1 1, हमने कहा ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और ये पॉजिटिव 1/2, ये आ जाएगा 1, -2 का +2, जेड की वैल्यू 0 और ये आ जाएगा +1। ओके, तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। मैं ना ये वाली जो फर्स्ट कॉलम है इसको इससे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1 1 1 -1/2 1 0, 1/2 माइनस करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 0। इसको एक्सपेंड कर लो अलॉन्ग द रो थर्ड, तो जैसे ही रो थर्ड के अकाउंट करेंगे तो ये तो जो कोई इनका तो कुछ करना है नहीं, बस ये वाली टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज 0, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है ना। ओके, डायरेक्टली क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ए बी सी ये भी तो 0 दे रहा है, तेरा क्यों दे रहा है, क्योंकि सी तो मैंने 0 माना ना। तो आप क्या करो, वैल्यू चेंज कर लो, यहाँ पे सी की जगह 3 दे दो। जब 3 दोगे तो फिर एक्स वाई जेड को फिर इसको थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। 0 ही इसका जो ए ऑप्शन है वही आएगा, चाहे आप वैल्यू चेंज करके देख लो, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए होमवर्क कि आप क्या करना, चेंज करके देख लेना। फिर से किसका क्वेश्चन आ गया, इनवर्स उसका। तो भाई यहाँ पे देखो साफ साफ पता है कि ये जब 3 रो अगर दिख रही है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमेशा, ए मॉड्यूलस इक्वल टू 0, और ए मॉड्यूलस 0 हो गया तो इसका इनवर्स, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है। तो वही पहला ऑप्शन ट्रू है तो इसका मतलब ये ऑप्शन हट गया। अब इन तीनों में से ऑप्शन सही है 1 एंड 2, 1 एंड 3 एंड 1 2 3। भाई अब बात करते हैं ये वाले अब दो ऑप्शन की। चलो फिर सबसे पहले ए स्क्वायर पास पड़ता तो मैं ए स्क्वायर निकाल दूंगा, ठीक है। और जानते हो क्या निकालना है, इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए स्क्वायर जो आएगा वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, 3 3 3 3 3 3 एंड 3 3 3, 3 कॉमन लोगे तो 3 ए लिख सकते हो। इसका मतलब है 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इसमें 3 नहीं है तो 3 कट गया। अब या तो 2 सही होगा या तो नहीं होगा, तो अब 2 भी चेक कर लेते हैं। ए क्यूब, ए क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 3 3 3 3 ए स्क्वायर, ठीक है। और साथ में ए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, भाई जैसे देखते ही पता चल रहा है सीधे 9 9 9 आएगा और ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब ए 3 आप करोगे ना, साफ साफ दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है कि ये इस तरह से आएगा, जो कि ए के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो 1 1 1 है, ठीक है ना। 9 ए के इक्विवेलेंट हो सकता है बट नॉट एक्चुअली इक्वल टू 1, तो 2 गलत हो गया, ठीक है। 2 गलत, तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 3 ओनली, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखे हैं 36 और 37। दोस्तों यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरी अप्रोच कितनी अलग है एज कम्पेयर टू द अदर पीपल्स, ठीक है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि जो मेरे आंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं से टेपे हुए हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस में आप समझ जाओगे कि किस तरह से अप्रोच होती है, ठीक है ना। भाई एक सर्कल है वो 3 पॉइंटों से पास होकर जा रहा है, ठीक है, पासिंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, सपोज इसको मान लो 5 - 8, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा -2/9, सपोज कोई भी पॉइंट है 2/1, ठीक है। एक सर्कल है, वो पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन क्या है, 36 और 37 के लिए ये वाली इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, ठीक है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, मुझसे पूछा हुआ कि सेंटर के कोऑर्डिनेट, जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैं एच के मान लेता हूँ, ठीक है, मेरी कन्वीनियंस के लिए। अब देखो अलग अलग वे है भाई, कोई चाहेगा ना, अगर किसी को मैं बता देता हूँ जो प्रॉपर वे में तरीका करवाया जाता है, ठीक है ना, वो ये करवाया जाता है कि हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशंस बनाएंगे जिनसे सर्कल सर्कल की इक्वेशन, जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें ये 3 पॉइंटों को हम करा के 3 इक्वेशन बनाएंगे। फिर उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, एक दूसरे से मिला मिला के बाद, सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व कर दोगे आप, तब जाके आपके एक्स वाई के पॉइंट आएंगे, सॉरी एच के पॉइंट आएंगे। और एच के पॉइंट तब जाके आपका क्या आएगा, सर्कल के सेंटर पता चलेंगे आपको, जो कि लेंथ दी है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये सर्कल है, अब मेरे हिसाब से सोचो,
देखो सर्कल है तो हमने बचपन से सबसे छोटी चीज क्या पढ़ी है सर्कल में, ठीक है। सबसे छोटी चीज क्या पढ़ी है कि जो रेडियस होती है वो सेम होती है डिस्टेंस। तो मैं जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जी एक जो रेडियस होती है ना यहाँ पे से जो आर होगी वो क्या हो जाएगी h-2 प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसी कंडीशन में भी ले लो, चाहे तो आप 2-9 ले लो, चाहे 5-8 ले लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ 5 वाला ले लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ h, ठीक है, h-5 का स्क्वायर प्लस k+8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे आप क्या करो, अब आर स्क्वायर बराबर होगी, तो यहाँ पे आप क्या करो इनकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा h-3k इज इक्वल टू 14, इस तरह का कुछ इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये 3k-h=14 बन सकती है। अब देखो आपको पता है कि भाई ये h और k क्या है, सेंटर के पॉइंट है, और सेंटर के पॉइंट इन चार ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, तो इनमें से कोई ना कोई तो होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पॉइंट पकड़ के इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि 14 के इक्विवेलेंट कौन आ रहा है, जो पॉइंट आ गया वही आपका आंसर होगा। तो देखो आप रख के देखो, सपोज h की वैल्यू -2 रखता हूँ, ठीक है, और 3 की वैल्यू रखता हूँ 50 मतलब k की वैल्यू -50, तो -50 इंटू 150 और प्लस हो जाएगा 150, क्या ये 14 के इक्विवेलेंट होगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन कट, ठीक है। देख के ही पता चल रहा है 50 है तो -50 60 प्लस 60 -10 आना चाहिए, ये 10 दे रहा है, हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। तीसरी चीज -24 प्लस 3 इंटू 58 करोगे तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। इस वाले को देखो, h की वैल्यू -18 है और ये हो जाएगा 72, ठीक है। क्या 14 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन देख लो, जो इक्वेशन मैंने बनाई थी वही इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अदरवाइज अगर आप दूसरी तरीके से देखोगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा लंबा मिलेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा। तो टीचर लोग कराते हैं वो 3 इक्वेशन बना के ही करवाएंगे आपको, जो मैं बता रहा हूँ ये हार्डली ही शायद कोई बता पाएगा, ठीक है ना, कि मैं किस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको ना स्मार्टेस्ट वे चाहिए, दे आर नॉट चेकिंग यूर नॉलेज कि आपने कितना सीखा है, कितने ट्रेडिशनल वे में अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे जिसने जल्दी जल्दी किया उसका ही सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, तो मुझे पता चल चुका है सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ही है। फिर अब वो कह रहा है कि भाई अब 37वां क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आर की वैल्यू, अब जब आर की कंडीशन में आपने ये आपको पता है कि ये आर के लिए करके देख लो, पुट करके देख लो फिर। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है h-2, तो h क्या है 58, 58 चलो एक काम करते हैं दूसरे वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -58 -63 का होल स्क्वायर प्लस -24 और 8 आपका आ जाएगा -16 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई है, देखो यहाँ पे से ना जब आप आर स्क्वायर करोगे तो 63 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है कि ये कभी भी 10 से 10 से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 63 प्लस 16 है, ठीक है ना। 30 और 10 के बीच में भी नहीं हो सकता और इसके बीच में भी नहीं हो सकता, ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लोग वो डाउट है तो 63 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 63 का क्यूब होता है 3969, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे 16 = 256 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4295, जो कि अगर आप रूट निकालोगे तो ये आएगा 65। आर क्या है 65 यूनिट है, जो कि है 60 से बड़ी है आर, ठीक है ना। तो होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ही करके देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, एक क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी दो वर्टिसेस आपको दी हुई है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ट्राइंगल इसकी 0.00 में दी हुई है, तो 00 मतलब इस तरह से जा रहा होगा, है ना, इस तरह से जा रहा होगा। फिर दूसरा कह रहा है दोस्तों कि इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है 2 और 2, ये 2 और 2, और आपको ये पता नहीं है, ठीक है।
इसको एक्स एंड वाई मान लेते हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, क्या पता ये यहाँ पे हो, तो इसलिए अभी मैंने एक्स वाई मान लिया, ठीक है, एक्स वाई मान के चल रहा हूँ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने आऊँगा दोस्तों तो कैसे कर सकता हूँ सॉल्व, बताओ। सबसे पहली चीज़, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड आपस में बराबर है, तो मुझे पहली चीज़ मैं देख लेता हूँ कि इस वाले पॉइंट से यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 8 के बराबर। पहली इक्वेशन मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला कि ये अगर डी है तो ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, इन सब के डिस्टेंस के बराबर, ठीक है, ये निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत। फिर दूसरी इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, मैं जीरो जीरो ये वाली डी करके कंपेयर कर लेता हूँ इसके साथ। तो अगर यहाँ पे से आप करोगे x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यही 2 माइनस एक्स ना इस वाली इक्वेशन में रख दो, देखो किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। जैसे ही आप इसको इस इक्वेशन में रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद दोस्तों सिंपल आपको ये वाली इक्वेशन देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी बन रही है, ठीक है। इमेजिनरी अगर आप इसका रूट निकालोगे तो एक इमेजिनरी वो बनेंगे, ठीक है, रूट। तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है मैं आपको बताता हूँ, एक्स माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू, ठीक है, ये एक्स बन रहा था, और y क्या है, 2 माइनस एक्स है, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछा है उसने, सबसे पहले बोला कि जो द थर्ड वर्टेक्स एटलीस्ट इरेशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे जो बिल्कुल एक्स वाई के इरेशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि पहला ट्रू है, ठीक है। दूसरा अगर एरिया इरेशनल, सही बात है कि अगर क्या होता है एक कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया इरेशनल हो गया तो जो एरिया होगा वो भी क्या होगा इरेशनल में आएगा, दोनों ट्रू है, तो बोथ 1 एंड 2 इज द ट्रू, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट मेरे पास ये मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से पूछा है तो 39 क्वेश्चन है, कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो। इसमें पूछा था डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, जो तीसरी वर्टेक्स है उन दोनों के जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, मतलब एक्स वाई। तो ये एक्स वाई का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 2√3, आप करके देखना, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप चेक करके देख लेना कि क्या आपका आ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 2√3, ओके। कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मैं इसको और ब्रीफ करके वो कर दूंगा, ठीक है। वीडियो 1 घंटे की होगी इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये रहा, सपोज मैं मान लेता हूँ ए बी सी एंड डी। इसके कोऑर्डिनेट 1 3 दे रखे हैं, -1 2 दे रखा है, और 3 5 दे रखा है, और आपसे पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी डायगोनल की वो क्या होगी। तो बी डी डायगोनल की इक्वेशन जानने के लिए अगर मुझे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट जानने पड़ेंगे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से ढूंढ सकता हूँ मैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट किस तरह से ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना कि, ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान, ओके, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी, क्या ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि अगर मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो मैं इक्वेशन लाइन की फाइंड आउट कर सकता हूँ 2 पॉइंट के, जैसे आपको पता होगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, ओके, क्या होगा वाई टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी, ठीक है, जब 2 पॉइंट है। लेकिन मेरे पे यहाँ पे एक्स वाई पॉइंट ही नहीं है, अब किस तरह से पॉइंट ढूंढूं। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि डायगोनल, अब मेरे पास जो ए सी डायगोनल है ना उसकी लेंथ तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन लेकिन लेकिन
आपको ध्यान में रखना है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मिड में, ठीक है। मतलब ए और सी का जो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, वही बी एंड डी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो अब ए सबसे पहले हम ए और सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, 3 और 1 4, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ 3 1 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 5 और 3 8, 2 4 इनका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। अब इसी मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम इस तरह से देखेंगे ना कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है सपोज, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 1 5, और y की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 और 1 6। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 5 और 6 आ गया, ठीक है ना। अब मुझे कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं तो डायरेक्टली आप क्या रखो, वैल्यू रखना है, ठीक है। मुझे क्या रखनी है, y माइनस वाई वन, अब कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। y माइनस वाई वन, इसको सॉल्व करके वैल्यू बस पुट कर ले, सपोज मैं ये मान लेता हूँ, ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, y2 था। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इज इक्वल टू y2 कितना है 6, y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है आपका, x2 आपका 5, x1 की वैल्यू +1, ये हो जाएगा 1, ठीक है, इनटू x माइनस x1 की वैल्यू पॉजिटिव 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और 4 अपॉन 6 दैट इज 2/3, ठीक है, इनटू ऑफ x प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 8 माइनस ऑफ 3y। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब ये बोल रहा है कि क्या बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आप जानते हो कि जो भी पैरेललोग्राम है वो डायगोनल क्या करता है, 2 बराबर ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप एक ट्रायंगल का निकाल लीजिए एरिया, दूसरे का आपको अपना पता चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 6 दे रखा है, या फिर 3 5 दे रखा है, ठीक है, -1/2 दे रखा है, और ये 1 एंड 3 दे रखा है। तो आप कुछ नहीं करता, आप इसको जो 3 पॉइंट दे रखे थे ना उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन ये तो इसके लिए चौथा, इस वाली 40 क्वेश्चन के लिए चौथा पॉइंट निकालना जरूरी था, दैट इज 5 6। अदरवाइज अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आप सिर्फ इससे निकाल सकते थे एरिया, जो आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूला लगाते थे आप, ठीक है। x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस, ठीक है, x2 x3 ये समथिंग जो फॉर्मूला लगाते थे वही फॉर्मूला लगेगा। तो एक का इसका कितना आएगा, एक एरिया आ जाएगा, साथ में इसका एक एरिया आएगा, तो कितना बनेंगे, 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल का जो एरिया वाला फॉर्मूला होता है वही लगाना है, कोऑर्डिनेट्स आपको सब पता है, ठीक है ना। होप्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे भी हम पेपर सॉल्यूशन करें तो ऑलमोस्ट आपका थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी चीज़ों से रिलेटेड। अगर मैं कह रहा हूँ कि ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। मैं ज़्यादा अभी डेप्थ इसलिए बताऊँ कि ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। कोई भी अगर इशू होता है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही मैं देखूंगा उसी समय आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मतलब नई क्वेश्चनों के साथ, और आपको नई अप्रोच सिखाने का वे में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।